हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास में आपकी हिंदी टीचर सोनम। आज मैं आपके लिए एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ। ये क्लास जो है आपके सिलेबस में लगा हो एकत्र संपादक बच्चन सिंह अज्ञेय नागार्जुन जी की जो है काव्यगत विशेषताएं इस क्लास में हमसे पढ़ने वाले हैं। और जो आपके एकत्र संपादक बच्चन सिंह में अज्ञेय नागार्जुन जी की जो कविताएं दी गई उनको एक नजर डालेंगे। और इसी से संबंधित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी मैं लेकर आई हूँ, जिसे हम सब सॉल्व करेंगे। तो इन कविताओं को जो है हम सब फ्रेंड्स थोड़ा शॉर्टली पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हम इसे विस्तार से ना पढ़कर थोड़ा जो है एक नज़र हम लोग देखेंगे। और इस पीडीएफ को जो है मैं जो है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप भी इसे एक बार पढ़ेंगे। आप इसे जब एक बार पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे और ये वीडियो देखेंगे, तो आपको आसानी से जो है ये क्लास जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। अज्ञेय जी का जो कविता दिया गया है उसको जो है हम लोग अभी एक बार पढ़ते हैं। अज्ञेय देखिए, कलगी बाजरे की कविता क्या है? कलगी बाजरे की। हरी हरी बिचली घास, डोलती कलगी छरहरे बजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं। देवताओं इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी वासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है, मगर तुम नहीं पहचान पाओगे। तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इस जादू की निजी किसी सहज गहरे बोध से, किसी प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, ललहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर शबरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद के सांझ के सुनी गगन की पीठिका पर डूलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण? कुछ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये फ्रेंड्स। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, या ये लाइन किसके, तो इसके रचयिता का क्या नाम है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये अज्ञेय जी द्वारा रचित पंक्ति है, याद रखेंगे। देखिए, कलगी बाजरे की जो कविता है अज्ञेय जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यह कविता जो है हरी घास पे क्षण भर काव्य संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हरी घास पर क्षण भर। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। इस कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका की तुलना तारा, कुमुदी, चंपा की कली जैसे प्रतीकों को छोड़कर चिकनी हरी घास और बाजरे की बाली से करते हैं। उनके अनुसार हरी घास और बाजरा प्रेमिका की सुंदरता के निकट है। ये दोनों ही चीजें शहरवासियों के लिए जूही के फूलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि इन दोनों की सादगी भरी शोभा से इतने प्रभावित हैं कि इनके माध्यम से सारी सृष्टि को अपने नजदीक क्या करते हैं? महसूस करते हैं। अज्ञेय जी ने इस कविता के माध्यम से अज्ञेय जी ने इस कविता के माध्यम से पुराने उपमान को छोड़कर नए उपमान का प्रयोग करने के लिए कविता में कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पुराने उपमान को छोड़कर नए उपमान। यह कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति की अभिव्यक्ति करती है। इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका की तुलना बाजरे की कलगी से करते हुए प्रश्न करते हैं। कवि अपनी जो है प्रेम अभिव्यक्ति की चकनी हरी घास या बाजरे की पतली हिलती हुई बाली कहना चाहते हैं। कवि प्रश्न करते हैं कि अगर मैं तुमको लाल होती हुई शाम के समय आकाश में चमकने वाली तारिका या तारा नहीं कहता तारा नहीं कहता, तो मैं तुम्हें शरद ऋतु के सुबह में पाले से ढकी हुई कुमुदिनी नहीं कहता, अभी अभी ताजी खिली हुई चंपा की कली भी नहीं कहता,
इसका कारण यह नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे प्रति क्या हो गया, कम हो गया है, या मेरा प्यार मेले या झूठा हो गया, बल्कि ये सब मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ कि ये सब उपमाना पुराने हो गए हैं, मेले हो गए हैं। इन प्रतिमानों की जो व्यक्त करने की जो क्षमता थी, अब क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। यानी सभी कवियों ने इन प्रतीकों का कई बार प्रयोग किया है, तो इसलिए ये पुराने हो गए प्रतीक। ये प्रतीक क्या हो गए, पुराने हो गए। उसी प्रकार जिस तरह बर्तन को हम अगर अधिक घिसते हैं तो उसमें इसका क्या होता है, चमक कम पड़ जाता है। तो उसी प्रकार इन सभी उपमानों का अधिक प्रयोग करने से ये सब क्या हो गए, उपमान पुराने हो चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। कभी अपनी प्रेमिका से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम जो है यह पहचानती हो कि तुम्हारे करीब तुम्हारे रूप के निकट सिर्फ इसलिए इन पुरानों उपमानों के साथ कभी ने इनकी तुलना नहीं की है, क्योंकि तुम्हारे इस रूप के जादू के कारण मैं अपनी सहज गहरे बोध से प्यार से कह रहा हूँ। अगर मैं तुमको कहता हूँ तुम बिछली हरी घास में लहलहाती बाजरे की क्या हो, कली हो। हम शहरी लोगों ने पाले हुए बगीचे में जूही के फूलों को लगाया है। यह हरी घास यह हरी हरी यह हरी भरी घास सृष्टि का क्या है, विस्तार है। यह बिछली हुई घास इस ऋतु के सचलता इस ऋतु की सफलता सच्चाई का क्या है, प्यार का प्रतीक है। यह शरद ऋतु की क्या सांध्य के समय सूने आकाश पर डोलती हुई बाजरे की कलगी उस जूही के फूलों से भी अधिक क्या है, सुंदर है। क्या है, अधिक सुंदर है। इसमें कवि ने, आप लोगों ने देखा, कवि ने जो है नए नए उपमानों की क्या किया है, प्रयोग किया है। क्योंकि कवि के अनुसार जो है क्या नए पुराने उपमान क्या हो गए हैं, अब पुराने हो गए हैं। अब पुराने उपमान क्या हो गए, मैले हो गए। इसलिए जो है इस कविता में जो है अभय जी ने नए उपमानों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे जो है इस कविता में किया है। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए कवि क्या कहते हैं कि शब्द ऐसा जादू है जिससे हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। कवि अपनी प्रेयसी से प्रश्न करते हैं, क्या संपूर्ण कुछ नहीं है, इसका कोई मूल नहीं है। क्या संसार के प्रति काया की गई संपूर्ण कुछ नहीं है, संसार के प्रति जो है किया गया संपूर्ण कुछ नहीं है। कवि ने अंतिम कुछ पंक्तियों में प्रकृति के प्रति अपनी अथाह प्रेम को दर्शाया है, और इन्हीं पंक्तियों से प्रश्न उठाते हैं कि क्या यह समर्पण कुछ नहीं है जो मैं अपनी प्रेमिका के प्रति भाव रखता हूँ, उसका कोई मूल नहीं है। तो इस तरह से कवि ने इस पंक्ति में जो है, आपने देखा इस कविता में जो है क्या नए उपमानों का प्रयोग जो है किया है। कविता में सहज एवं प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है, नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। कविता में मानवीकरण किया गया है। कवि ने अपनी प्रेमिका के प्रति समर्पण भाव को दर्शाया है। कवि अपनी जमीन से जुड़ा रहना चाहता है। आगे आपको देखिए कतकी पुनो दिया है, छिटक रही है चांदनी, मधमाती उन्मादिनी कलगी मोर सजावले कासे हुए हैं बावले, पकी ज्वार से निकल ससु की जोड़ी गई फलागती सन्नाटे में बाघ नदी की जगी चमक पर झांकती, पूरा झीना और महीन जर्जर पड़े आकाश ने उजली लाली मालती गंध के डोरे डालती, मन में दुबकी है उल्लास जो परछाई हो चोर की, तेरी बाट अघोरते हैं ये आंखें हुई चटोर की। ये थी कतकी पूनम। आगे चलते हैं। यह दीप अकेला कविता जो है एक बार रीडिंग करते पढ़ते हैं और जो है शॉर्टली व्याख्या करते हैं। यह दीप अकेला, देख लीजिए, यह दीप अकेला कविता गीजी द्वारा ही रचित है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदवाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन और गाएगा, पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समीधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कहता है कि दीप क्या है, अकेला है लेकिन स्नेह और गर्व से भरा हुआ है, मदमाता भी है अर्थात अहंकार की मस्ती में क्या है, चूर है, फिर भी ये अकेला है। अतः इस दीप को क्या कर दो, पंक्ति को दे दो, पंक्ति
को दे दो। अर्थात मनुष्य की जो है व्यक्तिगत सत्ता को बोल रहा है सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने के लिए। यहाँ पे दीप क्या है? अकेला है, तो ये दीप कौन है? व्यक्ति के रूप में है, पंक्ति समाज के रूप में है। तो वही बोल रहा है, यह गीत गाता हुआ मनुष्य है, इसे भी समूह में शामिल कर लो, नहीं तो गीत कौन और गाएगा। जल में डुबकी लगाने वाला जो गोताखोर है, जो सागर के अतल में जाकर सच्चा मोती निकाल कर लाता है, इसे भी साथ ले लो, नहीं तो कौन कुशल व्यक्ति सच्ची मोती ढूंढ कर लाएगा। अर्थात इसे भी समाज में क्या कर लो? सम्मिलित कर लो। यह वह जलती हुई हवन की जो लकड़ी है, संविदा है, अन्य संविधाओं में अद्वितीय स्थान की अधिकारिणी है, जिस इसके जैसा कोई दूसरा काम नहीं करेगा। यह मेरा स्व का भाव है, इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता को कायम रखते हुए भी सामाजिक सत्ता में क्या होना? विलय होना है। यह दीप अकेला है, स्नेह भरा, गर्व से भरा हुआ, अहंकार के नशे में चूर है, इसके बावजूद उसे पंक्ति में जगह दे दो। अर्थात व्यष्टि का क्या कर लो? समष्टि में विलय कर लो। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कवि ने इसमें व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने का भाव दिया है, संदेश दिया है। और गाता गीत कौन कृति में? ये देखिए, अनुप्रास ग ग वर्णी की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दीप व्यक्ति है और समीप जो पंक्ति है वह समाज का प्रतीक प्रतीकात्मक समावेश है। रूपक अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। भाषा में लाक्षणिकता का समावेश है। आगे चलते हैं कविता की ओर। यह मधु है, स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह गौरस जीवन कामधेनु का अमृत उत्पय। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुता, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, गर्व भरा मधुमाता, ये इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि क्या कह रहा है? ये जो मधु है इसे काल के टोकरे में युग युग तक संचित किया गया है। यह एक ऐसा दूध है जो जीवन रूपी कामधेनु का अमृत पर है। यह वह जो अंकुर है, धरती को फोड़कर निर्भय पूर्वक सूर्य की ओर देखता है। यह प्रकृति के अनुरूप स्वयं पैदा हुआ है, इसको भी क्या कर दो? शक्ति दे दो। तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति में सारे गुण मौजूद हैं, सारे शक्तियाँ मौजूद हैं, फिर भी समाज के साथ उसकी अंतर्गत रखदा से और क्या होगा? समाज मजबूत होगा। कवि कहता है यह दीप अकेला है, स्नेह से परिपूर्ण है, गर्व से भरा हुआ है। इसको पंक्ति को जो है पर इसको क्या में जगह दे दो? पंक्ति में जगह दे दो। अर्थात ये अकेला व्यक्ति समाज में इसे सम्मिलित कर लो, क्या होगा? इससे समाज और मजबूत होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसका व्यास में जो है दीप की उपमा अनेक वस्तुओं से दी गई है। जीवन कामधेनु में रूपक अलंकार है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है, प्रतीकात्मकता का समावेश है, अलाक्षणिक प्रयोग द्रष्टव्य है। आगे चलते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उत्साह अपमान अवज्ञा के धुंधाते करती कड़वे तम में यह जता द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उलम्ब बाहु ये चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि दीप दीप जो है क्या है? उस विश्वास का रूप है जो अपनी छोटी होने के बावजूद कांपता नहीं है। अर्थात यह वह पीड़ा है जिसकी गहराई को उसने स्वयं क्या कर लिया? नाप लिया है। निंदा अपमान अनादर के धुंधलाते कठोर अंधकार में यह हमेशा द्रवित अर्थात करुणा से भरा हुआ है। इसको भी क्या दे दो? पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह है। तात्पर्य क्या है कि दीपक रूपी व्यक्ति में सभी अच्छे गुण का समावेश है, जिसे समाज में शामिल करने की आवश्यकता है। समाज में अगर साथ होकर चलेगा तो क्या होगा? इसे समाज जिससे हमारा समाज क्या हो जाएगा? मजबूत होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं। आप जानते ही हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक और नई कविता के अग्रधावक के रूप में सच्चिदानंद हिरानावास्यायन अज्ञेय जी जो है जाने जाते हैं। इन्होंने जो है 33 से लेकर सन जो है 1987 ईस्वी तक 14 काव्य संग्रह, 7 कहानी संग्रह इत्यादि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। इनकी काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं देखी जाती है। यहाँ से पूछ सकते हैं। व्यक्तिनिष्ठ, अज्ञेय जी की जो कविता है व्यक्तिनिष्ठ कविता की कविता कवि कहे जा सकती है। व्यक्तिनिष्ठ कवि की कविता कही जा सकती है।
क्योंकि उसमें सामाजिक सरोकारों की अपेक्षा व्यक्तिगत संबंधों की प्रमुखता मिली है। जैसे इसमें कविता में हम लोगों ने देखा, आओ बैठे इस ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, आओ बैठो तनी पर सट कर, कि हमारे में स्नेह भर का व्यवधान है। इसमें जो कवि हैं, कवि जी हैं, उन्होंने क्या व्यक्तिनिष्ठ अपना जो है व्यक्तिगत संबंधों के यहाँ पे जो है प्रमुख उन्होंने क्या किया, वर्णन किया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, दूसरा है विशेषता प्रेम अनुभूति। प्रेम अनुभूति अगेय जी की काव्य का प्रिय विषय है। उनके काव्य का श्री गणेशी प्रेम की कसक और वेदना से हुआ है। समर्पण सम, संपूर्ण समर्पण की प्रेम की उनकी क्या है, पराकाष्ठा है। वे उनका प्रेम नारी की उपस्थिति में सफल होता है, किंतु नारी को वे मित्र रूप में पाने की इच्छा व्यक्त होती है। यहाँ देखिएगा, अगर मैं तुमको ललाटी सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, यह शरद की भोर की निहार नहाई हुई तट की कली चमके की, अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में पलकी छरहरे बाजरे की। इस तरह से उनकी ये विशेष काव्यगत विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रकृति चित्रण। आगे जी के कुछ प्रिय विषय हैं जिनमें प्रकृति प्रधान है। इनमें जो है इनकी प्रकृति प्रधान प्रमुख विशेषता है। आगे जी ने जो है आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। आलम्बन के रूप में छिटक रही चांदनी मधुमाती उन्मादिनी, उद्दीपन के रूप में उजली लालिम मालती गंध के डोरे डालती। इस तरह से उन्होंने जो है इनकी काव्यगत विशेषताएं हमें देखने के लिए मिलती है। सामाजिक संपृक्ति में अज्ञे जी की कविता में सीमित अहमबोध व्यक्तिवाद के साथ साथ सामाजिक संपृक्ति की भी दिखाई देती है। व्यक्ति और समाज के संबंधों का परिवेश में अज्ञे जी ने स्वस्थ व्यक्तिवाद का स्वर क्या क्या मुखर किया है। जैसी कविता में हम लोगों ने देखा, ये दीप अकेला स्नेह भरा, हे गरो भरा मधमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ पे बोल रही है इसको भी किसे दे दो, पंक्ति को दे दो, अर्थात समाज से यहाँ पे इनका भाव हो जाए, इसको भी समाज के साथ क्या होना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। आगे चलते हैं, क्षण अनुभूति। अज्ञे जी ने क्षण अनुभूति को अधिक महत्व दिया है। वे जीवन के प्रत्येक क्षण को जी भर भोगना चाहते हैं। उनके अनुसार, उनकी दृष्टि में प्रत्येक क्षण बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। जिजीविषा की भावना उनकी कविताओं में, आगे जो निराशावादी कवि नहीं है, उनकी कविताओं में हम देखेंगे कि संघर्ष, संतरास, वेदना, बेचैनी के साथ साथ जीने की उत्कट इच्छा भी दिखाई देती है। कविता में कवि ने अपनी जिजीविषा किस प्रकार व्यक्त की है, यहाँ हम देखते हैं। ये देखिए, यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी खाता, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उत्साह, अपमान, अवज्ञा के धुंधवाते पूर्वे तम में यह सदा द्रवित चिरा जागरूक, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। नूतन सौंदर्यवत अगली विशेषता है। अज्ञेय नवीनता के आग्रही होने के कारण सौंदर्य चित्रण को परंपरागत पद्धति को नहीं अपनाते। उन्हें पुराने उपमान कैसे लगते हैं, मैले लगते हैं। वे बोलते पुराने उपमान निष्प्राण हो गए, इसलिए वे अपनी प्रेमिका के लिए नए नए उपमान की क्या करते हैं, नए उपमानों की जो है क्या करते हैं, रचना करते हैं। बिछली घास हो तुम, ललहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे। आगे है भाषा एवं शब्द योजना। आगे जी की भाषा वैविध्य लिए हुए हैं। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ बोलचाल की सरल भाषा भी हमें दिखाई देती है। इस तरह से हम लोगों ने अभी जो है आगे जी को पढ़ा। आगे जी को जो है यहाँ पे देखिए नूतन प्रतीक और बिंबों का इन्होंने प्रयोग किया है। अभी हम लोगों ने देखा जैसे में यहाँ नए प्रयोग के साथ उन्होंने नए नए प्रतीक, नए नए बिंब, नए उपमानों का प्रयोग किया है। इसके लिए उन्होंने नए शब्दों के संस्कार, नए अर्थ भरे हैं। जैसे यहाँ देखते हैं बासन, गुलमा, हरी घास, दीप आदि, ये सब क्या है, ये सब जो है क्या है, नए प्रतीक, नए उन्होंने नए प्रयोग को जो है नए प्रतीक, नए बिंब और नए उपमान द्वारा रूपायित किया है। आगे चलते हैं, छंद एवं अलंकार। अलंकार प्रयोग की दृष्टि से अज्ञे जी ने क्रांतिकारिता का परिचय दिया है। इन्होंने परंपरागत अलंकार प्रयोग की शैली को त्याग करके नए उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं, व्यंग्यात्मकता। अज्ञे जी कहीं कहीं बड़ी सटीक व्यंग
भी दिखाई देता है अंग्रेजी के काव्यों में। उन्होंने सांप रेख आदि कविताओं में जो है तीखा और अनूठा व्यंग किया है। देखिए सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना तुम्हें नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डरना, विष कहाँ पाया। इस तरह से देखते हैं कि अजय जी के काव्य जो है कि अनेक विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हमने जो है अभी अजय जी के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे नागार्जुन जी की कविताओं को पढ़ेंगे और उनकी काव्यगत विशेषताओं को भी देखेंगे। यहाँ पे नागार्जुन जी की कविता लगी है बादल को गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पे, अमल धवल गिरी के शिखरों पे बादल को गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके सुतिल उसके शीतल तुहिन कनों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। कवि ने हिमालय पर्वत की स्वच्छ चोटियों को चोटियों पर जो है बादल को गिरते हुए देखा है। मानसरोवर झील के जल के सुनहरे कमलों पर मोती के समान चमकते हुए शीतल ओस की बिंदु को गिरते हुए देखा है। इसमें कवि ने जो है हिमालय का वर्षाकालीन सौंदर्य का मोहक रूप क्या क्या है प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं। तुम हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, वहां पर कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने क्या कहा है, अब बोल रहे हिमालय पे जो है क्या है बहुत सारी झील है और उसमें जो है तैरते हंसों का सुंदर क्या है जोड़ा भी है। ऊंचे हिमालय पर्वत की घाटियों में छोटी बड़ी अनेक झीलें हैं। वर्षा ऋतु में जो है वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर जो हंस है वो मैदानी इलाकों में चले आते हैं। अब ये हंस झीलों में क्या करते हैं तैरते रहते हैं। कवि ने यह तैरते हुए हंसों का सुंदर दृश्य को क्या किया है वर्णन किया है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वारनाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरही थे, अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशाकाश से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ करंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवाल की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। इसमें कवि जो है अब वहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि कैसा था वहाँ पे। ये देखिए बसंत ऋतु था, सुंदर प्रभात था, मंद मंद हवा भी बह रही थी। प्रातःकाल सूर्य की कोमल किरणें जो है चारों ओर फैल रही थी। सुनहरी चोटियां शोभायाम हो रही थी। चकवा चकई का जोड़ा किसी सांप के कारण एक दूसरे से अलग होके वियोग के कारण सारी रात व्याकुल होकर चित्कार रही थी। उन्हें किसी सांप के कारण निशा बिला से अलग रहना पड़ता है। सवेरा हो जाने पर पुनः क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं। अब उनका क्या हो गया क्रंदन बंद हो गया। रात को जो चित्कार रहे थे सुबह होते ही क्या हो जाते हैं वे मिल जाते हैं। अब ये मानसरोवर के किनारे शैवालों की हरी हरी दरी पर प्रेम कीड़ा करते हुए आनंद मगन है। कवि ने प्रेम कीड़ा को गिरते हुए बादल की छाया में क्या कर निहारा है। देख आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलकनंदा से उठने वाले नीच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरुण तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को गिरते देखा। यहाँ पे कवि ने हिमालय पर्वत की सैकड़ों फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फ से ढकी घाड़ियों में जो है ढकी घाटियों में कवि ने चंचल जवान हिरणों को दौड़ते हुए देखे। ये हिरने जो है अपनी ही नाभि में स्थित दिखाई न देने वाली कस्तूरी की मस्त कर देने वाली सुगंध को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। कस्तूरी को न प्राप्त कर सकने के कारण वे अपने आप पर चिढ़ भी रहे हैं। ये जो है मृग जो है इस सुगंध पर मुग्ध होकर सारे वन में कस्तूरी खोजते हुए दौड़ते रहते कि कहाँ से सुगंध आ रही है, लेकिन
ये कस्तूरी कहाँ उनके पेट के अंदर ही रहती है, नाभि में रहती है। अंत में वह हार कर अपने पर चिढ़ जाती है। इस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे वर्णन किया है। कहाँ गया धनपति कुबीर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी गैलासी सरशीर्ष पर, महामेघ को झंझाने से गरज गरज गिरती देखा है, बादल को गिरते देखा है। अब कवि ने यहाँ पे धन के स्वामी कुबेर और उनकी वैभवपूरी नगरी अलका को खोजा पर कहीं नहीं पता चला। कालिदास ने यहाँ पे निर्मल बहने वाली आकाश में निर्मल जल वाली आकाश में बहने वाली जिस आकाश गंगा का उल्लेख किया है वो भी कहीं उसे दिखाई नहीं देता है। कालिदास के मेघदूत का भी कहीं चिन्ह नहीं मिलता है। उन्हें लगता है कि शायद मेघदूत का वर्णन क्या होगा, कवि की कल्पना मात्र होगा। यह हो सकता है कि छाये रूपी मेघ कहीं बरस पड़ा हो। कवि ने यहाँ भीषण शीत में गगनचुंबी अत्यंत ऊंची कैलाश पर्वत चोटियों पर मोगों की तूफानी हवा के झकोरे से गरज गरज कर संघर्ष करते देखा है। अब चलते हैं फ्रेंड्स। सत 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 निर्झर निर्झर निकल मुखरे देवदारू कानन में, सोने धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से पुतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, संगसरी के सुगढ़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र रक्षा सब पूरी रखे सामने, अपने अपने लोहे चंदन की त्रिवेदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारी, मदिरारू आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अब कभी यहाँ बोल रहे हैं कि किन्नर प्रदेश की शोभा बहुत ही क्या है, निराली है। इस वन भूमि में लाल और श्वेत भोजपत्रों से बनी कुटियों के भीतर किन्नर और किन्नरिया क्या कर रही है, विलास समय क्रीड़ा कर रही है। वे अपनी केस राशि को रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित किए हैं। शंख के समान सुंदर गले में इंद्रनील मणि की माला पहने हुए, कानों में नील कमल लटकाए हैं। वे नीलाल कमल के गुच्छों से सुसज्जित है। वे अपने सामने लाल चंदन की तिपाई पर मदिरा पात्रों में अंगूरी शराब भर कर रखे हुए हैं। कस्तूरी मिरी के नन्हे बच्चों की कोमल छाल पर पलथी मारकर आसन लगाकर बैठे हैं और शराब पीते हैं। शराब पीकर भी क्या हो जाते, मस्त हो जाते। उनकी आंखें नशा से लाल हो जाती हैं। मदिरा पान के बाद वे अपनी मस्ती में अपनी कोमल और सुंदर अंगुलियों से बांसुरी पर मधुर स्वर अलापने लगते हैं। इस प्रकार मादक वातावरण में कवि ने उनके सारे दृश्य को तथा गिरते हुए बादलों को देखा है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आगे हम लोग बहुत दिनों के बाद ये नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता है और इसमें जो है हम सब एक बार इसी भी जो है हम सब पढ़ेंगे। तो बहुत दिनों के बाद कविता, ये देखिए, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी, ताकि सुनहरी फसलों की मुस्कान बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुनना पाया, धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सुन मौलसीरी के ढेर ढेर से ताजे तट के फूल। बहुत दिनों के बाद इसमें कवि ने जो है नागार्जुन जी द्वारा रचित ये कविता है। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छुपाया, अपनी गवी पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद
इस कविता में जो है ग्राम्य जीवन का जो है कवि जो है ग्राम्य जीवन में हम लोग गाँव में जब रहते हैं तो गाँव में देखते हैं किस तरह से जो है प्रकृति के साथ किस तरह से क्या करते हैं, लगाव होता है प्रकृति से जो जुड़े रहते हैं। तो वहाँ का जो है झांकी प्रस्तुत किया है इसमें अपने जिए में। यहाँ पे बहुत दिनों के बाद जो है कवि बोल रहा है कि मैंने बहुत दिनों के बाद जो है धान कूटती हुई स्त्रियों को देखा। बहुत दिनों के बाद मैंने जो है तट के मौलश्री के ढेर सारे फूल सूंघे। बहुत दिनों के बाद मैंने जो है गाँव की पगडंडियों पर जी भर चला घूमा। बहुत दिनों के बाद मैंने ताल मखाना खाया, गन्ने का रस चूसा। बहुत दिनों के बाद मुझे जो है क्या मैंने इस सब धरती का भोग किया, आनंद उठाया। क्योंकि लंबे समय से कभी कहाँ था, शहर में था। तो वहाँ से जब निकल कर गाँव में आया तो उसे गाँव का जो वातावरण बहुत ही क्या लगा, सुखदायी अनुभव प्रतीत हुआ। तो यहाँ पे कवि सीधी-सादी भाषा का प्रयोग किया है। अलंकारहीन भाषा ग्राम जीवन की अकृत्रिमता का परिचायक है। यह बहुत दिनों के बाद जो पंक्ति यह व्यंजित करती है कि कवि की चिर प्रतीक्षित ग्राम जीवन का आनंद भोगने की इच्छा पूर्ण हुई है। आगे चलते हैं इनकी प्रमुख कविता है अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों को भी हालत रही शिकस्त। कवि नागार्जुन इसमें अकाल के कारण, जब अकाल होता है तो अकाल के कारण क्या होता है, घर में अन्न नहीं होते हैं, कई दिनों तक चूल्हा ही नहीं जलाया जाता है। चूल्हा रोता रहता है क्योंकि जलाया नहीं गया है। क्यों जलाया जाए, क्योंकि घर में कुछ खाने के लिए ही नहीं है। चक्की भी कई दिनों तक उदासी है क्योंकि चली नहीं है, क्योंकि अन्न ही नहीं है, अनाज ही नहीं है, क्या पीसा जाएगा। तो वही बोल रहा है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोती रही, कई दिनों तक चूल्हा जलता। अब जो है अगर चूल्हा जलेगा तभी तो है सबको खाने के लिए मिलेगा। इसी आशा से वह जो है कानी कुतिया वहां सोई रहती थी। चूल्हा अथवा चूल्हा जलने पर और चक्की जलने पर सब जो है क्या रहते हैं, कानी कुतिया को भी जो है खाने के लिए मिलता। कई दिनों तक दीवारों पर जो है छिपकलियों की गश्त लगी रही अंधेरे में। घर में दीपक जला ही नहीं, दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर कीड़े आते हैं, छिपकलियां पकड़कर खाती है। तो दीपक के अभाव में छिपकलियों को भी क्या हुआ, भूखा रहना पड़ा। आहार के लिए दीवार पर भी गश्त लगाए घूम रही थी। इसी तरह कई दिनों तक चूहा की भी हालत एकदम पतली रही। चूहों को भी अन्न नहीं मिला क्योंकि घर में अनाज ही नहीं है। जब अनाज ही नहीं रहेगा तो चूहा कहाँ से अन्न खाएंगे। तो वही बोल रहे हैं, इसलिए सबको किसी और के घर में जाकर भोजन की तलाश करनी पड़ी। यहाँ पे जो है सबको क्या रहना पड़ा, भूखा रहना पड़ा। यहाँ पे जो है कवि ने अकालग्रस्त दशा का वर्णन किया है। आगे चलते हैं, देखिए दाने आए घर के अंदर कई, अब देखिए दाने आ गए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, धुआं भी उठने लगा क्योंकि जब दाने आएंगे खाना बनेगा। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खिजलाई पाके कई दिनों बाद। कवि कह रहा है कब कई दिनों के बाद भूखा रहने के बाद घर में क्या आ गए, दाने आ गए। घर में क्या आए, दाने आए। चूल्हा जल गया है, धुआं आंगन में के ऊपर उठा है। घर के लोगों की आंखें इस आशा से चमक उठी, क्या उनकी भूख मिटेगी, उनके प्राणों की रक्षा होगी। कवि ने भी पाके खुजलाने स्टार्ट कर दी है, मतलब अब सोच रहा है कि अन्न के दाने आने पर भर भर के लोगों की उम्मीद चमक क्या हो गई, चमक उठी है। और कवि को उम्मीद भी हो गया है कि अब कुछ खाने के लिए हमें मिलेगा क्योंकि चूल्हा जल गया है और धुआं ऊपर उठ रहा है। इस तरह से जो है इसमें नागार्जुन जी ने जो है इस तरह से अकाल आता है तो अकाल की बात जो है कैसी हालत होती है वहाँ, वो सब जो है परिस्थितियों का वर्णन किया है। नागार्जुन जी की काव्य विशेषताएं। नागार्जुन जी जन जीवन के कवि हैं। उनकी कविताओं में जन जीवन की आशा आकांक्षा पीड़ा बेचैनी हमें देखने के लिए मिलती है। सामाजिकता से सरोकार रखने वाले इस कवि ने अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ने का संकल्प किया था। आगे चलते हैं, अब देखिए इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जनवादी चेतना। नागार्जुन की कविताओं में हम देखेंगे सामान्य आदमी का दुख दर्द हमें दिखाई देगा। अभाव से जूझती सामाजिक आर्थिक विषमता को उन्होंने जो है अपनी कविताओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। राष्ट्रीय जागरण और देश प्रेम की तीव्र भावना। नागार्जुन की कविताओं में हमें राष्ट्रीय जागरण और देश प्रेम की भावना भी दिखाई देती है। देखिए, आज तो मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा, पुत्र हूँ भारत माता का।
इस तरह से युग की विषमता का वर्णन नागार्जुन जी की कविताओं में युग की विषमता खुलकर सामने है। समाज में व्याप्त बुराई हो गई, पनप रहे शोषण है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता है, पूंजीवादी शक्तियों का बोलबाला है, आर्थिक हवा, ये सभी का इन्होंने जो अपनी कविताओं में इन्होंने जो है वर्णन किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में युग बोध का भी चित्रण किया है कि कई दिनों के बाद घर में दाना आता है, तो दाना आने के बाद जो है क्या होता है, आंगन से धुआं उठता है। इस तरह से इन्होंने जो है वर्णन किया है। शोषित एवं सर्वहारा जन के प्रति सहानुभूति। नागार्जुन जी ने शोषित एवं सर्वहारा वर्ग के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट की है। वे जनता की संघर्षरत जिंदगी को देखकर मिला उठते हैं। उन्होंने जो है अपनी कविताओं में मजदूरों से सहानुभूति व्यक्त करते हुए एक धनी व्यक्ति से पूछा था कि कुली मजदूर हैं, बोझा ढोते हैं, खींचते हैं थैला, धूल धुआं भाप से पड़ता है सबका, थके मांदे जहाँ तहाँ हो जाते हैं ढोर, सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन। इस तरह उन्होंने जो है मजदूरों का अपनी कविताओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रकृति सौंदर्य के प्रति आकर्षण। नागार्जुन प्रकृति सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षित रहे। उन्होंने अपनी प्रकृति सुंदरी के विविध रूपों का सौंदर्य का वर्णन उन्होंने जो है किया है। आगे चलते हैं। बादल को गिरते कविता में उन्होंने देखा किस तरह से जो है सौंदर्य का, प्रेम प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रणय भावना। नागार्जुन जी की कविताओं में हमें प्रणय भावना भी दिखाई देता है। सिंदूर तिलकित भाल कविता जो है अपनी पत्नी को कवि इस तरह संबोधित करता है कि कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए वह उच्छ्वास। इस तरह से जो है विद्रोह एवं क्रांति की प्रवृत्ति भी है। ज्येष्ठ जी नागार्जुन जी के काव्य में हमें विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी दिखाई देती है। ये था जो है नागार्जुन अंग्रेज जी की काव्यगत विशेषताएं। अब इसी से जो है संबंधित मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कलगी बाजरी की, कलगी बाजरे की जो है आगे जी की जो है कविता है। और यह कविता जो है अब आप बताएंगे, यह कविता जो है बताइए यह कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ये देखिए, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, भग्न दूत, आंगन के पार द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसका हरी घास पर क्षण भर, 1 नंबर। क्या है 1 नंबर। कलगी बाजरी की कविता में कवि प्रियतमा के लिए कौन से उपमान का प्रयोग करता है। सही आंसर इसका क्या होगा, मैं डायरेक्ट आंसर के लिए चलती हूँ फ्रेंड। हरी बिचली घास, किसका उपमान का, हरी बिचली घास है। हरी बिचली घास तोलती कल की छरहरी बजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है। बावरा हेरी, सांप, कलगी बाजरे की, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कलगी बाजरे की। किसके द्वारा रचित है, अध्ययन। देवता इन प्रतीकों की कर गए हैं कुछ। पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश में व्यंजित अर्थ क्या है। आस्था समाप्त हो गई है, प्रतीकों की सार्थकता समाप्त हो गई, संवेदनाएं नहीं रही, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, प्रतीकों की जो है सार्थकता क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये प्रतीक क्या हो गए, जो प्रतीक इतना दिन से प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इसलिए इनकी सार्थकता समाप्त हो गई। आगे चलते हैं। कलगी बाजरे की कविता में कवि प्रियतमा के लिए परंपरागत उपमानों का प्रयोग नहीं करता, क्यों नहीं करता। सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये उपमान क्या हो गए, मैले होकर अपनी अर्थवत्ता खो चुके हैं, इसलिए जो है ये परंपरागत उपमानों का प्रयोग नहीं करता। डी नंबर। आगे चलते हैं। यह दीप अकेला कविता कग्गे के किस काव्य संग्रह में संकलित है। बावरा हेरी, सागर मुद्रा, नदी की वाक पर छाया। तो यह दीप अकेला जो कविता है ये बावरा हेरी में संकलित है। कहाँ है, सही आंसर हो जाएगा ए, बावरा हेरी। यह दीप अकेला कविता में दीप क्या है, चलिए दीप बताइए। दीप प्रतीक है मानवता का, व्यष्टि चेतना का, समष्टि चेतना का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर व्यष्टि चेतना। दीप किसका प्रतीक है, व्यष्टि चेतना का। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं। पंक्ति के रचनाकार का नाम पूछा है। सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। अभी मैंने बताया था आज्ञे जी हैं। क्या है, कौन है, आज्ञे जी। सही आंसर दूसरा। यह दीप अकेला कविता के मूल भाव से संबंधित सत्य है। एक दीप प्रकाश नहीं कर सकता,
व्यक्तिगत सामर्थ्य समष्टिगत होकर ही सार्थक होता है। व्यक्ति को समाज की मर्यादाओं के अनुसार चलना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर। जो व्यक्तिगत सामर्थ्य है अगर समष्टिगत होकर चले तो क्या होगा? यह सार्थक होगा। आगे चलते हैं। यह दीप अकेला कविता में पंक्ति किसका प्रतीक है? पंक्ति पूछ रहा है, देखिए पंक्ति किसका प्रतीक है, चलिए बताइए। तो पंक्ति समाज का, किसका? समाज का। दूसरा नंबर। नागार्जुन जी की कविता बादल को गिरते देखा है किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये युग धारा में, किसमें? युग धारा में। किसमें? पहला जो है आपका सही आंसर हो गया आपका पहला। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किसकी है? नागार्जुन जी की, शमशेर बहादुर की, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर सरस्वती। यह नागार्जुन जी की कविता है। नागार्जुन जी की क्या है? नागार्जुन जी की पंक्ति है और नागार्जुन जी द्वारा रचित है, बादल को गिरते देखा है ऐसे कविता से। नागार्जुन जी की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा? राम के प्रति। यह है राम के प्रति। तीसरा नंबर। नागार्जुन जी की किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? तो पत्रहीन नग्न गाछ, मैथिली भाषा में है, तो ये मैथिली में है और पत्रहीन नग्न गाछ पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निम्न में से कौन सा प्रसंग नागार्जुन जी की कविता बादल को गिरते देखा से जुड़ा तथ्य है? नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रस्तुत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन का अनुभवात्मक चित्र है। तो अभी हमने बादल को गिरते देखा है, पढ़ा है। इसमें अभी पढ़ा किसमें? किन्नर किन्नरियों का स्वच्छंद जीवन क्या है? अनुभवात्मक चित्र है। और इसमें जो है नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। ये दोनों सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। सही आंसर दूसरा चौथा कहाँ है? डी नंबर। ये देखिए आगे चलते हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर हुआ, कहाँ गई उसकी वह अलका। पंक्ति में जो है रेखांकित शब्दों का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो सांकेतिक अर्थ धनपति कुबेर से धन संपन्न हो गया और कहाँ गई उसकी अलका, ऐश्वर्य। उस समय जो है हमारा भारत कैसा ऐश्वर्यशाली भारत। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा इसमें? ए नंबर। धन संपन्न ऐश्वर्य, धन संपन्न ऐश्वर्यशाली भारत। आगे चलते हैं। अकाल और उसके बाद नागार्जुन जी की किस प्रकार की कविता है? सौंदर्य बोध, लघु मानव की स्थापना, आस्था विश्वास, प्रगतिशील चेतना का यथार्थ परक कविता। ये यथार्थ परक कविता कैसी है? प्रगतिशील चेतना की यथार्थ परक कविता है। अकाल और उसके बाद कविता में क्या चित्रण है? शोषित वर्ग का, नष्ट हुई फसल का, भूख से जूझते परिवार या उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। भूख से जूझते हुए परिवार का चित्रण इसमें किया है। आगे चलते हैं। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, पंक्ति का व्यंजित अर्थ पूछ रहा है। ये देखिए, घर में कई दिनों बाद भोजन पकाने के लिए चूल्हा जला, घर में आग लग गई और धुआं आंगन के ऊपर दिखाई देने लगा, घर में आनंद आनंद उल्लास का वातावरण बना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? घर में कई दिनों के बाद भोजन पकने के लिए चूल्हा जला। ये नंबर। आगे चलते हैं। नागार्जुन जी के विषय में असंगत पूछा है। देखिए, नागार्जुन प्रगतिवादी कवि के रूप में विख्यात है, तो सही लग रहा है। नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री उपमान नाम से लिखते थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, भी सही है। युग धारा नागार्जुन का पहला काव्य संग्रह है, 1953 से प्रकाशित, ये भी सही है। नागार्जुन का साहित्य सिद्धांत आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, ये गलत है। नागार्जुन का साहित्यिक सिद्धांत आदर्श उन्मुख यथार्थवाद नहीं था, ये बल्कि प्रेमचंद जी का सिद्धांत था। ये आपका डी गलत हो गया। तो पूछा है क्वेश्चन में आपका कौन सा सत्य नहीं असंगत कथा है, तो डी हो गया आपका आंसर। ये तीनों नागार्जुन जी के बारे में सत्य है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो है एकत्र संपादन बच्चन सिंह नागेय काव्यार्जुन जी के अज्ञेय और नागार्जुन जी के काव्यगत विशेषताओं को पढ़ा, साथ में उससे रिलेटेड प्रश्न भी किया। तो ये क्लास जो है आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और जो है अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो है आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना हो तो टेलीग्राम का लिंक इस बॉक्स के जो है इस वीडियो का जो है टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं।
वहाँ पे जो है मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।